रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर सबको 3 दिसंबर का इंतज़ार क्यों है? तो क्या जो कुछ होगा वो 3 दिसंबर के बाद होगा? और क्या कुछ ऐसा होगा कि यूपी की सियासत में ज़लज़ला आ जाएगा? जिस तरह की ख़बरें सियासी गलियारों से आ रही हैं, जिस तरह के समाचार लखनऊ से छन छन के आ रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं, बड़े सनसनी पैदा करने वाले हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है वो तो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और जो कुछ भी होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो सियासी तौर पर किसी धमाके से कम नहीं होगा। तो 3 दिसंबर का इंतज़ार क्यों हो रहा है? तो क्या सारी पटकथा लिखी जा चुकी है? कौन उसमें करैक्टर होगा, किसका क्या रोल होगा, क्या वो सब चीज़ें तय हो चुकी हैं? सियासी बसात बिछ चुकी है, शतरंज की बिसात बिछ गई है, मोहरे चले जा रहे हैं। कौन किसको पीटेगा ये भी 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। तो आखिर 3 दिसंबर के गर्भगृह में है क्या? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये है कि आखिर क्या होने जा रहा है जिसकी तरफ सब टिकटिकी बांधे देख रहे हैं। तरह तरह की खबरें आ रही हैं और उनका ताल्लुक बीजेपी से है, मोदी सरकार से है, अमित शाह जी से है और बाबा जी से है। बाबा जी मतलब योगी जी से है। तो आइए इन घेरों को खोलते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्यों होने जा रहा है और 3 दिसंबर के बाद ही क्यों होने जा रहा है। एक एक करके इन 3 सवाल का जायज़ा लेते हैं, तो यकीनन आपके लिए भी बहुत दिलचस्पी का बाइस होगा। तो पहला सवाल ये है कि यूपी में होने क्या जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में एक ऐसी हलचल देखने में आई जिससे सबके कान खड़े हो गए, और उस वक्त हुई जब योगी जी बनारस में थे और उनके डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में थे। और लखनऊ में हुआ क्या उस दिन? लखनऊ में हुआ ये कि केशव प्रसाद मौर्य, जो काफ़ी दिनों से कैबिनेट की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, योगी जी से उन्होंने एक दूरी बना के रखी है, एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। योगी जी से उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही, वो मुलाकात भी नहीं कर रहे उनसे। उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य ने, जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उन बड़े सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग ली जो योगी जी के चहेते समझे जाते हैं। गृह विभाग जैसा कि आप जानते हैं कि योगी जी के पास है। तो उस मीटिंग में गृह सचिव, डीजीपी समेत कई सीनियर अफसरों के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने मीटिंग ली। तो क्या ये कहीं से इशारा था? क्या पावर कंट्रोल की तरफ से कोई इंडिकेशन था जो केशव प्रसाद मौर्य ने मीटिंग ली? और अगर वो मीटिंग इतनी ही ज़रूरी थी तो योगी जी भी वो मीटिंग सुबह में ले सकते थे, उसके बाद वो बनारस जाते। तो क्या ये पूरा प्री प्लान था? केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मीटिंग लेने से क्या किसी तरह का पॉलिटिकल इंडिकेशन दिया जा रहा है बीजेपी के अंदर? और उससे 1-2 दिन पहले इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य जी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। जैसा कि कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, नड्डा जी से मुलाकात की, और भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से उनकी मुलाकात हुई। उसमें क्या खिचड़ी पकी नहीं कहा जा सकता। उसमें किस प्लान को फाइनलाइज किया गया ये भी नहीं कह सकते। ये सब सूत्रों का मामला है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये मीटिंग ली, और इस मीटिंग के दौरान कई ऐसे डेवलपमेंट हुए जो चौंकाने वाले हैं। वो डेवलपमेंट ये थे कि ओम प्रकाश राजभर
धर्मेंद्र सिंह चौहान जैसे नेता जो हाल ही में अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ अपने गठबंधन उन्होंने बनाया और बीजेपी में शामिल हुए धर्मेंद्र सिंह चौहान, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया है 2024 के लिए। हालांकि ये इसमें 2022 के चुनाव में ये अखिलेश जी के साथ थे और इन दोनों को मंत्री बनाना का वादा किया गया था, लेकिन आज तक मंत्री नहीं बनाए गए हैं। तो 1 घंटे की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर की भी हुई और ये भी कहा जा रहा है कि जब नड्डा जी यूपी में आए थे, लखनऊ गए थे, तो वो खुद केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर गए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य का सियासी कद बढ़ाया जा रहा है, उनको अहमियत दी जा रही है और पार्टी के लीडरों को शायद ये बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में कुछ आने वाला है, और वो क्या आने वाला है उसको 2 और इंडिकेशन से समझिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी जी को गोरखपुर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। यानी अगर योगी जी गोरखपुर चले जाते हैं और वहाँ वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, जैसा कि उम्मीद है कि उन्होंने कोई चुनाव हारा नहीं है, तो उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली जब बुलाया जाएगा और 2024 में अगर इनकी सरकार बनती है तो लामोहला वो उस सरकार का एक अहम हिस्सा होंगे। तो क्या लखनऊ की राजनीति से योगी जी का पलायन होने वाला है और केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह स्थापित किया जाएगा? क्या योगी जी इतने कमज़ोर हैं कि इतनी आसानी से वो इस पूरे प्लान पर अमल करना शुरू कर देंगे और वो नतमस्तक हो जाएंगे? जबकि इससे पहले भी 2 बार ऐसी खबरें आई थीं कि योगी जी को सीएम के ओहदे से हटाया जा रहा है और उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ उस वक्त चल रही थीं, लेकिन योगी जी अपनी जगह पे मौजूद रहे। तो अब जबकि अभी कई साल बाकी हैं उनको, 2027 में असेंबली का चुनाव होगा, तो क्या उस दौरान में कुर्सी बदलने वाली है? तो ये म्यूज़िक चेयर का खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि ये कहा जाता है सियासी हलकों में कि अमित शाह योगी जी को पसंद नहीं करते, उनकी बढ़ती भी ताकत से उनको परेशानी होती है। उनको ऐसा लगता है कि योगी जी एक ऐसे हो सकते हैं जो उनको फ्यूचर में, भविष्य में चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनकी छवि बनाई जा रही है और वो बहुत तेज़ी के साथ हिंदुत्व तबके में मकबूल भी हो रहे हैं। उनको बिल्डोज़र बाबा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बीजेपी में ये खेल इतना आसान है? जी हाँ, ये खेल आसान है, इसलिए कि अभी जो 3 जगह असेंबली के चुनाव हुए हैं वहाँ आप देख लीजिए कि मोदी सरकार में कई मंत्रियों को असेंबली का चुनाव लड़ाया गया। यानी जो एमपी का चुनाव जो लड़ते रहे हैं उनको असेंबली के चुनाव में उतार दिया गया। तो ये क्या उनका कद बढ़ाया गया या उनका कद नीचे किया गया है? ये 2-2-4 की तरह साफ है। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान का कद घटाया गया, उनको सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। इसी तरह रमन सिंह हैं, रमन सिंह को भी आखिर में लेकर आए जब देखा गया कि छत्तीसगढ़ में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और यही सलूक किया गया राजस्थान की विजय राजे वसुंधरा जी के साथ। उनको भी बैक सीट पर बिठा दिया गया है। तो गोया कि जितने भी इस तरह के सीनियर लीडर थे जिनकी रीढ़ की हड्डी में पानी था, उनको किसी न किसी तरह से सियासी तौर पर बेवजन कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान वो आदमी हैं जिनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी समझा जा रहा था और वो काफ़ी तेज़ी के साथ उसके अंदर मकबूल थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो लीडरशिप है जो वाजपेयी जी के ज़माने की है, और वाजपेयी जी के ज़माने की लीडरशिप को या तो मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया है या उनको कैबिनेट से धीरे धीरे करके निकाल दिया गया है और आज वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या योगी जी अब एक ऐसा चेहरा है उसमें बीजेपी में ताकतवर चेहरा है, मजबूत चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है अगर कहा जाए तो,
यानी जिस पॉलिसी पर बीजेपी चलती है, हिंदुत्व की पॉलिसी पर, तो वो हिंदुत्ववादियों का एक बहुत पॉपुलर चेहरा हैं और उनकी नकल दूसरे लोग भी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आसाम के हेमंत बिस्वा। तो ये बात साफ हो गई कि शायद योगी जी के साथ फिर कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। लेकिन ये जो भी बातें आपके सामने रखी गई हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से हैं। इनकी विश्वसनीयता कितनी है, हम इन पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। ये पॉलिटिकल गॉसिपी है या इसके पीछे कुछ रियलिटी है, या बीजेपी के अंदर जो सियासी खेल चल रहा है, जो पॉलिटिकल पावर का गेम जो अपनी पार्टी में होता है, या ये उसका हिस्सा है, या ये जानबूझ के उड़ाई गई हैं ताकि टेस्ट लिया जाए, देखा जाए कि इस समंदर में से निकलता क्या है। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि यूपी में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ओबीसी को जिस तरह से इस चुनाव में एक मरकज़ की इशू के तौर पर ला दिया गया है, जातीय जनगणना का मामला सेंट्रल स्टेज पर आ गया है और मरकज़ी सरकार भी उसका दबाव महसूस कर रही है। ख़ासतौर से राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव में कंटिन्यूसली इस चीज़ को उठाया है। हर जगह तकरीर में उन्होंने, हर भाषण में, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और हम जब मरकज़ में आएंगे तो जातीय जनगणना चलाएंगे, ताकि ये पता लगे कि ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और ट्राइबल्स का कि क्या आबादी में है हिस्सेदारी, ताकि उनकी पिछड़ता में भी उसी गिनती के हिसाब से हिस्सेदारी हो। ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। केशव प्रसाद मौर्य चूँकि पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा तो बीजेपी ये कहने के लिए होगी कि देखिए हमने भी एक पिछड़े को अपना चेहरा बनाया है और उसको सीएम बना दिया है। ये एक वजह इस तब्दीली की हो सकती है। और दूसरी वजह जो आपसे पहले कही गई, यानी जो पॉलिटिकल पावर का गेम चलता है पार्टियों के अंदर, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। अब आखिरी सवाल बचता है कि आखिर 3 दिसंबर का क्यों इंतज़ार है? ये 3 दिसंबर के बाद ही क्यों होगा, उससे पहले क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो 3 दिसंबर डेडलाइन क्यों है कि इसके बाद ही होना है? ये बहुत आसान बात है। 3 दिसंबर को जो 5 रियासतों में चुनाव हुए हैं, इनके रिजल्ट आएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यानी कांग्रेस और बीजेपी, इन तमाम की जो पॉलिटिकल गेम होगा, जो उनकी सियासत होगी भविष्य की, उसका दारोमदार इन 5 रियासत और ख़ासतौर से 3 रियासतें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के रिज़ल्ट के ऊपर होगा कि आखिर रिज़ल्ट किसके हक़ में जाता है। अगर ये कांग्रेस के हक़ में जाता है, बीजेपी हार जाती है, तो फिर वही खेला शुरू हो जाएगा जिसकी तरफ हमने इशारा किया है। और अगर बीजेपी जीत भी जाती है, तब भी ये खेला ज़रूर होगा, जैसा कि लखनऊ और दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि ये ज़रूर होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो कशमकश ज़रूर तेज़ हो जाएगी, इसलिए कि ओबीसी क्लास को मुतमईन करने के लिए भी बीजेपी को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो नाज़रीन, तो ये 3 दिसंबर का राज ये है कि 3 दिसंबर को जब रिज़ल्ट आउट होगा, जब ये पता लगेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है और मध्य प्रदेश में किसकी आ रही है, अगर हम चुनाव जायज़ों को पर यकीन कर लिया जाए तो लगता ये है कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है और कांग्रेस अपनी सत्ता भी बचाएगी और मध्य प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से छीन लेगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो वोटर ने इनके मुस्तकबिल को ईवीएम में कैद कर दिया है और ये पर्दा जब 3 तारीख को उठेगा, उसके बाद ये तमाम सियासी चक्र शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ज़रूर पसंद आएगी और आप इस पर अपना तबसरा भी ज़रूर करेंगे, ताकि ये मालूम हो सके कि उत्तर प्रदेश की सियासत, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली तक जाता है, जिसका यूपी पे कब्ज़ा होता है उसका दिल्ली पे भी कब्ज़ा होता है, क्योंकि यहाँ की सीटों का प्रधानमंत्री बनाने में बहुत अहम रोल होता है।
आज मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें यूपी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हर कोई यूपी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि यूपी किसकी मुट्ठी में जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही।